नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ। आज का एपिसोड शुरू करेंगे बंगाल में होने वाले चुनाव पर चर्चा के साथ। इसके अलावा नजर डालेंगे कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की बढ़ती सरगर्मियों और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को दिए गए धमकी पर। इसके अलावा यूथ डायरेक्ट वार्ताखंड में करेंगे युवाओं की मतलब की बात। साथ में आज के शो में होंगे कारगर सुझाव सेल्फ डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट के बारे में, और होंगी जीवन दर्शन से जुड़ी कुछ काम की बातें। आगे बढ़ने से पहले मेरा यह अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं बंगाल में होने वाले चुनाव के साथ। बंगाल में विधानसभा के चुनाव 8 चरण में पूरे किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के इस प्लान से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिर्ची लग गई है। चुनाव आयोग ने 8 चरण की योजना बहुत संभवतः इसलिए तय की होगी ताकि आयोग पोलिंग बूथों पर उचित संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी सुनिश्चित कर सके। ममता बनर्जी को शायद ये मायूसी सता रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी होने से किसी प्रकार की बूथ कैप्चरिंग या जबरन वोट डालने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएंगी। मिर्ची लगने का और क्या कारण हो सकता है? बहुतों का मानना है कि अपने 10 साल के शासन में ममता बनर्जी की सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी जिस तरह से बौखलाती नजर आती हैं, उससे इस धारणा को निश्चित रूप से बल मिलता है। गौरतलब है कि बंगाल में करीब 30% वोटर मुस्लिम हैं। स्थिति को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के चुनाव में कूद पड़े हैं। बिहार में और हाल में गुजरात म्युनिसिपल चुनावों में कुछ कामयाबी हासिल करने के बाद ओवैसी को लग रहा होगा कि वो भारत में मुस्लिम समुदाय के नेता के रूप में उभर सकते हैं। ओवैसी के मैदान में आने से ममता बनर्जी की पार्टी के वोट कटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैदान में कोई भी कूद सकता है, लेकिन जिस पहलू पर चुनाव आयोग को खास तौर पर नजर रखनी होगी वो है भड़काऊ भाषणों पर। कभी कभी कुछ तत्व भावनाओं में बहते हुए देश विरोधी भाषण दे बैठते हैं। ऐसे तत्वों पर शुरू में ही नकेल डाल देना ठीक रहता है। इसके अलावा देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत सतर्क और तत्पर रहने की आवश्यकता होगी, जिससे भारत विरोधी ताकतें चुनाव के दौरान चुनाव कैंपेन की गर्मी का फायदा उठाते हुए सांप्रदायिक पंगा डालने में कामयाब न हो सके। यहां बंगाल के वोटर्स की एक छोटी सी समीक्षा तर्कसंगत है। बंगाल के लोग जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में निडर होकर हिस्सा लिया, एक से बढ़कर एक टॉप नेता दिया देश को, वही लोग 1960 के दशक के अंत से अजीबोगरीब स्थिति की चपेट में आ गए, या यूं कहिए कि उन्होंने अपने को चपेट में आने दिया। इस प्रदेश के लोग जिन्हें बहुत कुशाग्र समझा जाता था और है, वो पता नहीं कैसे चूक गए नक्सल मूवमेंट के पीछे छिपे खेल को समझने में। एक से एक मेधावी छात्र इस गलतफहमी के शिकार बन गए कि वे माओ से तुंग या चे गुएवारा की तरह पूरे देश में क्रांति ले आएंगे। न तो ये छात्र और न ही नक्सली विचारधारा के दूसरे समर्थक समूचे भारत के जनमानस का सही अंदाजा लगा पाए, और न ही इस खेल को रचने वालों के असली मकसद को। इस खेल का असली मकसद क्या था, वो फिर कभी। बहरहाल, अगर बंगाल की जनता एक बार फिर स्पष्ट रूप से सोचने और समझने की क्षमता को वापस हासिल कर लेती है, तो वो अवश्य ही निडर होकर सही निर्णय लेकर अगले सरकार का चुनाव कर पाएगी। अब बात एशिया के 2 सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी को दी गई धमकी के बारे में। पुलिस तो छानबीन कर रही है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि किसी ने ऐसा क्यों किया होगा। किसान आंदोलन के संदर्भ में 2 बिजनेस हाउसेस का नाम उछाला गया, अंबानी और अडानी का। संसद में एक रोचक व्यक्तित्व रखने वाले सांसद ने भी इन 2 हाउसेस की ओर इशारा किया। जो भी हो, यह हरकत एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक्स के अंतर्गत खलबली पैदा करने की दिशा में छोटा सा प्रयास हो सकता है। आखिर मुकेश अंबानी देश के सबसे डायनामिक उद्योगपतियों में से एक हैं। अगर इतने बड़े बिजनेस हाउस को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर दिया जाए तो हो सकता है उनके प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट रफ्तार में कुछ धीमापन या परिवर्तन लाया जा सके। जैसा कि मैंने इस शो के आरंभिक एपिसोड्स में कहा है, भारत के शत्रु और भारत की तरक्की से जलने वाले देश एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक्स का प्रयोग करेंगे। जाहिर है भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बहुत चौकन्ना रहना होगा। इसके अलावा मुकेश अंबानी के परिवार को भी और सावधानी से रहने की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के नए तेवर के बारे में।
G23 कहे जाने वाले असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं में से कुछ नेता जमा हुए जम्मू में एक सम्मेलन के बहाने। इस जमावड़े में इन नेताओं ने खुल्लम खुल्ला कहा कि कांग्रेस पिछले दशक में कमजोर हुई है। इसके अलावा इन लोगों ने इशारों में मौजूदा पार्टी लीडरशिप को भी 4 बातें सुना दी। बाय द वे, नोट करने वाली बात यह थी कि जम्मू के जमावड़े में इन कांग्रेसी नेताओं ने भगवा रंग का साफा पहन रखा था। जो भी हो, मुद्दे की बात यह है कि, और इसे गौर से सुनिए, जैसे जैसे कुछ कांग्रेसी नेताओं को जिताया जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से उनका एक्सपायरी डेट आ चुका है, वे तिलमिला रहे हैं। जाहिर है, अगर पार्टी में उन्हें घास डालना बंद हो जाए तो मलाई खाने के मौके भी कम हो जाते हैं। लेकिन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी गौर से सुनिए। वो ये कि इन नेताओं के पास शायद कुछ ना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं या होंगी जिनके बिना पर वे पार्टी के लिए सिरदर्दी बन सकते हैं। राजनीति में इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, यह मैं आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा। बहरहाल, मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। जहां एक तरफ असंतुष्ट नेता अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के संभावित अध्यक्ष बीच बीच में कुछ ऐसा विचित्र बयान दे देते हैं, जैसा उन्होंने हाल में वायनाड में दिया, जिससे पार्टी की छवि का और बाजा बज जाता है। ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने ही कर्मों से एक मजाक बनती जा रही है। अब यूथ डायरेक्ट, इस वार्ता खंड में युवा वर्ग के मतलब की बात होगी, सीधे युवा वर्ग से। हम खास तौर पर बात करेंगे जेनरेशन जेड के बारे में। जेनरेशन जेड यानी वे जो पैदा हुए 1997 से 2012 के बीच, लेकिन फोकस रहेगा 15-16 से 22 वर्ष तक के आयु वर्ग पर। इस आयु वर्ग को कौन सी बातें पसंद है? सबसे मुख्य है, इन्हें आजादी पसंद है। लेकिन किस तरह की आजादी चाहते हैं ये? क्या उन्हें सही तौर पर मालूम है कि कैसी आजादी होनी चाहिए, कैसी आजादी चाहिए इन्हें? क्या वे बताने का कष्ट करेंगे? अपने विचार अवश्य लिखें। जो भी हो, यह तो तय है कि जेनरेशन जेड के सदस्यों से बातचीत की बहुत जरूरत है। डांटने डपटने से बात नहीं बनेगी शायद। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो आज हमने ये जान लिया कि इस आयु वर्ग के सदस्यों से बहुत ज्यादा और लगातार संवाद की आवश्यकता है। अगले एपिसोड में बात करेंगे जेनरेशन जेड के फाइनेंशियल फोकस के बारे में। इस संवाद खंड में बातचीत दोनों तरफ से होनी है, तभी बढ़िया परिणाम निकलेंगे। जो युवा इसे देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचारों को बेखटक बेधड़क शेयर करें। अब बातें सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को और बेहतर बनाने के बारे में। आज का सुझाव, परिवर्तन को अपनाइए। परिवर्तन से घबराइए नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन आप ठंडे दिमाग से परिवर्तन की धाराओं को समझते हुए खुद को तैयार कर सकते हैं, समय रहते हुए। याद है ना, मैं प्रोएक्टिव होने पर बहुत जोर देता हूं। तो सजग होकर परिवर्तन की धाराओं को समझिए और खुद को तैयार कीजिए। जहां आवश्यकता हो वहां अपने स्मार्ट गोल्स में संशोधन करें। उम्मीद है आपने स्मार्ट गोल्स वाला एपिसोड देखा होगा। शुरू तो कीजिए, मैं हूं आपके साथ। अब अपने करियर को सुधारने की बातें। अपने करियर के दौरान किए जाने वाले प्रयासों में सफलताओं और असफलताओं का लेखा जोखा रखिए। सफलताओं में कौन से पहलू सहायक रहे, उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। असफलताओं में यह देखिए कि कौन सी कमियां रही। यह आंकलन आपको गैप एनालिसिस करने में मदद देगा। अगले एपिसोड में मैं आपको गैप एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। और अब जाते जाते कुछ फलसफे की बात। प्रसिद्ध थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंज, अर्थात परिवर्तन के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता को बुद्धिमानी कहते हैं। परिवर्तन बहुत बार बिना बुलाए आ जाता है। आपने देखा कोविड-19 ने कैसे दुनिया को उलट पुलट कर दिया। अब जो इस परिवर्तन के साथ खुद को नहीं बदल पाएंगे, उन्हें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए खुद को मेंटली फ्लेक्सिबल रखिए, सजग रहिए, परिवर्तन की धाराओं का अंदाजा लगाइए और जहां तक संभव हो पहले से तैयार रहिए बदलने के लिए। कोशिश कीजिए और बताइए कैसा चल रहा है।
आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों और भारत के कुछ और खास मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा यूथ डायरेक्ट में होगी युवाओं के मुद्दों पर चर्चा, साथ ही होंगे उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में। उम्मीद है कि शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिए। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।